गुड आफ्टरनून एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट में नाइट्रोजन फैमिली का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें हम नाइट्रोजन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे 12th के सिलेबस में ये सब चीज़ें हैं इस बार के। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो नाइट्रोजन फैमिली की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ देखेंगे, फिर ऑक्सीजन के साथ, फिर हेलोजन के साथ और फिर मेटल्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। देखिए, जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर होते हैं उसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो ये आपके MH3 टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। ये सारे हाइड्राइड जो है वो फाउल स्मेलिंग के होते हैं, उनमें गंदी सी बदबू आती है। दूसरे, ये हाइड्राइड वोलेटाइल होते हैं। नेक्स्ट है, ये हाइड्राइड सारी पॉइजनस होते हैं। ओके, अब हम इसमें हाइड्राइड का ट्रेंड्स देखते हैं। देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है। तो यहाँ पे हाइड्राइड आपको कौन कौन से मिलते हैं? अमोनिया, फिर फॉस्फीन, फिर ASH3, फिर SbH3, फिर BiH3। तो ये ऊपर से नीचे जाने पर हमको इस तरीके से हाइड्राइड्स मिलते हैं। ओके, अब इन हाइड्राइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसके अलावा हम दो और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ से। तो बेसिक स्ट्रेंथ को मैं यहाँ पे BS से लिख देता हूँ। तो देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्राइड की ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है ऊपर से नीचे जाने पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, यहाँ सेंट्रल एटम, जैसे ये नाइट्रोजन है, फिर फॉस्फोरस है, फिर आर्सेनिक है, देखिए, फिर एंटीमनी है। इस तरीके से इनकी साइज जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो साइज इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स की एक्चुअल में अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, देने की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन देने की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिससे इनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। आगे देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, अब जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होती है, क्योंकि देखिए, ये जो आपका एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड फॉर्म करता है। तो हम जब अमोनिया से बिस्मिथ हाइड्राइड की तरफ जाते हैं हम, तो क्या होता है कि जब सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती है तो बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ती है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम की साइज बढ़ने से बॉन्ड की लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से क्या होता है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना उसको तोड़ना इजी होगा, तो तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब थर्मल का मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा के, ठीक है, उसको तोड़ सकते हो। ठीक है, ब्रेक कर सकते हो। तो स्टेबिलिटी क्या है? ब्रेक करने पर स्टेबिलिटी कम होती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड वीक होता जा रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होने से थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड, रिड्यूसिंग पावर की। देखिए, रिड्यूसिंग पावर जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी कम थर्मल स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। ठीक है, आरपी का मतलब रिड्यूसिंग पावर। देखिए, मतलब जितना बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा
उतना ही ये हाइड्रोजन जो है इजीली निकल जाएगा H+ की फॉर्म में। और ये H+ की फॉर्म में जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या करेगा, आपका एक्चुअल में रिड्यूसिंग पावर बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या करेगा, किसी न किसी सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा। ओके, तो इसीलिए एक्चुअल में क्या होता है कि थर्मल स्टेबिलिटी कम होने से रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की। देखिए सॉल्युबिलिटी आपको, देखिए यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, अमोनिया और अदर आपके नाइट्रोजन के फैमिली के मेंबर्स, अदर मेंबर्स है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो देखिए अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और अदर मेंबर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। तो ये जो है अमोनिया आपका वाटर के अंदर हाईली सॉल्यूबल होते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ज़्यादा सॉल्यूबल होती है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्राइड की, अमोनिया की कंपेयर करते हैं हम pH3 से। तो देखिए ऊपर से नीचे जाने पर मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ती है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो यहाँ से आपकी फॉस्फीन से लगाकर बिस्मिथ हाइड्राइड तक आपकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी सारा ट्रेंड आपका सही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ अमोनिया को लेके हो जाती है। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है फॉस्फीन से, उसका रीजन भी आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है आपके अमोनिया के ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये हो गए अपने सारी ट्रेंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं रिएक्शन, बात करते हैं हम रिएक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। देखिए ये आपके नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। एक तो बनाते हैं ट्राई ऑक्साइड और दूसरा बनाते हैं पेंटा ऑक्साइड। ये पेंटा ऑक्साइड है, ये ट्राई ऑक्साइड है। अब हम इनकी एक्चुअल में इन ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी उतना वो एसिडिक होगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एसिडिक होते हैं। अब देखिए हम ऑक्साइड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, अब हम ये ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऑक्साइड्स का क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ऑक्साइड की कम होती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम क्यों होती है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो आपकी कम होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम होती है, डोनेट करने की बढ़ती है, इसीलिए आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स के बारे में। ये सारे ही आपके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड को छोड़ के सारे ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। वो दो ऑक्साइड कौन से होते हैं, एक तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा होता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दोनों ऑक्साइड जो है वो आपके एसिडिक नहीं होते, ये दोनों न्यूट्रल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल। और बाकी सारे ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अब हम इनके ऑक्साइड्स के बारे में और देखते हैं। देखिए बिस्मिथ, ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है और बिस्मिथ के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। ओके,
अब ये ऑक्साइड्स जो है वो देखिए, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो p बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? p बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये p मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तभी तो नाइट्रोजन जो है वो, आप देखिए इसके जितने ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, एक्चुअल में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। अब देखिए जो अदर ऑक्साइड्स होते हैं वो एक्चुअल में केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये अदर ऑक्साइड्स जो है वो क्या करते हैं आपके, वो p बॉन्ड नहीं बनाते, वो p बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो ये आपके ऑक्साइड्स हो गए। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद हेलोजन। अब बात करते हैं हम ट्राई हैलाइड की, रिएक्शन विथ हेलोजन, सॉरी। तो देखिए हेलोजन से रिएक्शन करके दो टाइप के हैलाइड फॉर्म होते हैं, एक तो ट्राई हैलाइड फॉर्म करते हैं और दूसरा हैलाइड है वो पेंटा हैलाइड फॉर्म होते हैं। अब चलिए हम इन दोनों हैलाइड को देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए EX3 मतलब EX3 टाइप के ट्राई हैलाइड्स जो है वो सारी, X का मतलब होता है हेलोजन, X का मीनिंग है हेलोजन। ओके, अब देखिए ये ट्राई हैलाइड जो है वो सारे एलिमेंट फॉर्म करते हैं, सारे एलिमेंट जो है नाइट्रोजन फैमिली के वो आपके EX3 टाइप के हैलाइड फॉर्म करते हैं, मतलब ट्राई हैलाइड फॉर्म करते हैं। इन ट्राई हैलाइड का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है, इन ट्राई हैलाइड का स्ट्रक्चर देखिए कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर NH2 NP3 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको, ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए EX3 में ये तीनों आपके एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हेलोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और एक आपका पूरा का पूरा ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इस ग्रुप के पास पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो एक तो लॉन पेयर है, ये क्या है लॉन पेयर। ओके, और ये तीन जो है वो क्या बनाते हैं, बॉन्ड पेयर बनाते हैं। ठीक है, ओके, तीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आप देखिए स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन तो आपके इसका नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर का और एक इलेक्ट्रॉन आपके हेलोजन का। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और ये लॉन पेयर जो है वो आपके इसके पास में पड़ा हुआ रहेगा। तो जब एक लॉन पेयर हो और तीन बॉन्ड पेयर हो तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपका पिरामिडल। ठीक है, जब एक भी लॉन पेयर नहीं होता है, सारी बॉन्ड पेयर होते हैं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। जब एक लॉन पेयर होता है, तीन बॉन्ड पेयर होता है तो पिरामिडल होता है। जब दो लॉन पेयर और दो बॉन्ड पेयर होता है तो आपका एक्चुअल में वी शेप होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम बात करते हैं ये सारी ट्राई हैलाइड EX3 टाइप के जो ट्राई हैलाइड्स है, इन सब में आपके नाइट्रोजन के जो भी ट्राई हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स NX3 ये सारे ही अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का एक्चुअल में जब यदि X = F हो तो नाइट्रोजन का एक्चुअल में जो फ्लोरीन के साथ बना हुआ ट्राई हैलाइड स्टेबल होता है ओनली। ठीक है, ओनली स्टेबल। तो नाइट्रोजन यदि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NF3 टाइप का हैलाइड बनाती है तो यही अकेला जो है हैलाइड स्टेबल होता है, अदरवाइज सारे ही नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं। अब इसकी स्टेबिलिटी क्यों होती है, देखिए यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा कि ये स्टेबल क्यों होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये नाइट्रोजन और आपका ये फ्लोरीन, इन दोनों की साइज जो होती है लगभग समान होती है। ठीक है, इन दोनों की साइज क्या होती है, सिमिलर होती है, साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसकी वजह से एक्चुअल में बहुत ही कम डिफरेंस होता है साइज में, है ना। तो सेम साइज होती है लगभग
उसकी वजह से ये जो NF बॉन्ड होता है, क्या होता है, NF बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपका स्टेबल होगा। अब हम बात करते हैं पेंटाहेलाइड की। ये ट्राईहेलाइड आपके हो गए, अब हम बात करते हैं पेंटाहेलाइड के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं पेंटाहेलाइड। तो पेंटाहेलाइड क्या होता है, EX5 टाइप के हेलाइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, सारी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर EX5 टाइप के हेलाइड फॉर्म करते हैं, है ना। ऑल एलिमेंट्स फॉर्म, एक्सेप्ट आपके कौन नहीं करता, केवल नाइट्रोजन नहीं करता। नाइट्रोजन नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई, नाइट्रोजन मैंने बताया था आपको न NF5 बनाता है ना NCl5 बनाता है, ये नाइट्रोजन नहीं फॉर्म करता है, क्योंकि क्या होता है कि इसके पास डी ब्लॉक के वैकेंट डी ब्लॉक नहीं होता। तो लिखेंगे हम अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल को मैंने क्रॉस मार दिया कि ये वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए ये सब फॉर्म नहीं होते। ओके, अब देखिए जितने भी ये आपके हेलाइड होते हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, ये ट्राई हेलाइड के मतलब पेंटा हेलाइड के फॉर्मेशन की टेंडेंसी, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो पेंटा हेलाइड के फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है वो कम होती है और ट्राई हेलाइड के फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में बताया था कि ऊपर से नीचे जाने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसका रीजन भी मैंने आपको समझाया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इसकी वजह से पेंटाहेलाइड कम बनते हैं और ट्राईहेलाइड, यहाँ पे ट्राईहेलाइड है ये, एक मिनट, ये क्या था आपका, ट्राईहेलाइड था, ट्राईहेलाइड का आपका बढ़ जाता है स्टेबिलिटी। अब देखिए एक और रीजन है यहाँ पे इसके पेंटाहेलाइड के अनस्टेबल होने की, एक तो इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने आपको समझाया है, दूसरा देखिए जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो क्या होता है कि साइज जो होती है आपकी वो ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होती है, ठीक है, तो MX बॉन्ड जो है वो एक्चुअल में वीक होता है, MX बॉन्ड वीक होता है, जिसकी वजह से इन हेलाइड्स की एक्चुअल में स्टेबिलिटी कम होती है। अब MX5 टाइप के हेलाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं या EX5 टाइप के हेलाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, PCl5, ठीक है, M की जगह P ले लिया, X की जगह Cl ले लिया। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे होता है। तो फॉस्फोरस क्या होता है आपका 3s2 3p3, यही होता है ना, और 3d0। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इस फॉस्फोरस के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इस p ऑर्बिटल के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ d ऑर्बिटल के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। अब फॉस्फोरस की एक्साइटेड स्टेट को मैं स्टार से दिखाता हूँ। इस समय क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। S में 1 रहेगा, P में 3 एजिटीज रहेंगे और आपके D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 बॉन्ड्स बनाते हैं, इसीलिए PCl5 टाइप का स्ट्रक्चर या MX5 टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी लॉन पेयर नहीं है इसके पास में, तो हम इसका स्ट्रक्चर को देखते कैसे बनता है। मैंने बताया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो 2 तो इस तरीके से आपके ऊपर नीचे एक्सिस पे होंगे और बाकी सब इस तरह से इस तरीके से होंगे, ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ये ओके। अब ये जो बॉन्ड होते हैं ऊपर नीचे वाले बॉन्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। और ये वाले जो बॉन्ड होते हैं
इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। इन इक्वेटोरियल ये बॉन्ड के बीच का एंगल जो होता है वो होता है 120 डिग्री, और जो एक्सियल बॉन्ड का एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ एंगल कम है, यहाँ बॉन्ड एंगल कम है, यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड एंगल कम है तो रिपल्शन ज़्यादा है। रिपल्शन क्या है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिपल्शन ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जब बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो रिपल्शन कम होता है, ठीक है। बॉन्ड जो आपके बॉन्ड पेयर के ये जो है ना, इसके बीच में रिपल्शन कम होता है। तो ये रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से एक्सियल बॉन्ड की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। तो ये अपना हो गया पेंटाहेलाइड। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं देखिए पेंटाहेलाइड के बारे में। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी पेंटाहेलाइड्स थे आपके MX5 के, वो क्या करते हैं, आपका किसी भी हेलोजन से रिएक्ट करके MX6 माइनस इस टाइप का आपका फॉर्म कर देते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं, ये एक्चुअल में क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो ये लुईस एसिड की तरफ बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरफ बिहेव करते हैं। और ये क्या करते हैं, इसके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेंड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका हैलाइड्स। अब हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में। तो मेटल के साथ आपके ये सब मिलके, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर मिलके या निकोजन्स मिलके क्या बनाते हैं, बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये बाइनरी कंपाउंड आप देखिए, जैसे कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्राइड, तो इसका नाम क्या है, नाइट्राइड है ना, नाइट्राइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम जो है फॉस्फोरस से रिएक्ट करके फॉस्फाइड बनाता है। आर्सेनिक सोडियम से रिएक्ट करके आर्सेनाइड बनाता है। ARSENID, आर्सेनाइड। तो इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब देखिए जितने भी बाइनरी कंपाउंड बनते हैं मेटल के साथ, वो सारी ही -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ठीक है। कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो ये आपके हो गए रिएक्शन विद मेटल। अब हम बात करते हैं डाई नाइट्रोजन के बारे में। डाई नाइट्रोजन, देखिए ये डाई नाइट्रोजन को प्रिपरेशन करने का मेथड्स कौन कौन से हैं। हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से ऑब्टेन कर सकते हैं, ट्रीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट, इसकी रिएक्शन से करवा सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट से करवाते हैं, और ये बेरियम एजाइड से करवाते हैं, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड, इससे भी हम बना सकते हैं। इस तरीके से 4 मेथड्स होते हैं। हम इन 4 मेथड्स को 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए ये रिएक्शंस है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन से बनाने की। देखिए मैं पेन चेंज कर देता हूं। देखिए हम बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम बनाते हैं। तो ये कमर्शियल मेथड है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। जब हम एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो एयर में बहुत सारी गैसेज होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, आर्गन,
और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज होती है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो किस पे काम करता है, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो प्रेशर को इंक्रीज करके, टेम्परेचर को कम करके एयर को लिक्विफाई करते हैं, लिक्विड एयर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही एयर लिक्विफाई होती है वैसे ही CO2 जो है वो आपकी सॉलिडिफाई हो जाती है, क्योंकि ये सब्लिमेबल गैस है तो डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विफिकेशन पे। ठीक है, तो ये आपकी बाहर निकल जाती है। अब लिक्विड एयर में हमारे पास 3 फ्रैक्शन बचते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। अब हम क्या करते हैं, स्लोली, ये सारी कूल्ड गैसेज है लिक्विड एयर, अब स्लोली एक्चुअल में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे फर्स्ट फ्रैक्शन जो है उसी का आपको मिलेगा। तो आपको पता है यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, फिर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो आपको सेकंड फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलेगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा वो आपको लास्ट फ्रैक्शन में मिलेगा। तो हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो देखिए, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -196 डिग्री सेल्सियस, ये नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्गन की। आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -186 डिग्री सेल्सियस। फिर बात करते हैं हम ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट की, -183 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का होता है, तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन सेपरेट आउट हो जाएगी, फिर आर्गन होगी और सबसे लास्ट में आपकी ऑक्सीजन सेपरेट आउट होगी। तो ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है, ये कमर्शियल मेथड है। नेक्स्ट है, आप लैब में प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड की सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, आपको नाइट्रोजन मिल जाती है। ये लैब प्रिपरेशन का मेथड है। फिर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम बाइक्रोमेट है ना, ये बाइक्रोमेट है, अमोनियम डाइक्रोमेट है। इसकी एक्चुअल में जब इसको गर्म करेंगे तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा और आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एंड बेरियम एजाइड। तो ये मैंने आपको बताया था एजाइड क्या होता है, N3-, ये एजाइड होते हैं। ठीक है, ये एजाइड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए N3 लिखा हुआ है, क्लियर। तो इस तरीके से इस एजाइड से हम ऑब्टेन करते हैं, ये प्योर, मतलब बहुत ही प्योर अमाउंट में आपको नाइट्रोजन का बहुत ही प्योर गैस मिलती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे बेरियम नाइट्राइड या सोडियम नाइट्राइड की थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएंगे, बेरियम अलग हो जाएगा और आपकी नाइट्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगी। तो ये 4 मेथड्स है जिससे आप नाइट्रोजन ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है, देखिए नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या है, ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं COT, कॉट, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। और ये नॉन टॉक्सिक होती है। ठीक है, इसमें कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। इसके 2 आइसोटोप होते हैं, N14, N15 नाइट्रोजन के। ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होती है, रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होती है। क्यों इनर्ट होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की मैंने आपको बताया था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डायटोमिक होती है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होती है। तो देखिए जनरली जब हम इसकी कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये जो भी केमिकल रिएक्शन अब आगे हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी हाई टेम्परेचर पे होने वाली रिएक्शन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाई टेम्परेचर पे क्यों ये रिएक्शन होगी, क्योंकि ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा रिएक्शन के लिए, तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये रिएक्शंस होगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटल, ये जो है आपकी नाइट्रोजन, वो दोनों के साथ रिएक्ट करती है, मेटल के साथ भी रिएक्ट करती है, नॉन मेटल के साथ, बशर्ते टेम्परेचर हाई होना चाहिए। क्लियर, हाई टेम्परेचर पे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर नॉन मेटल के साथ करवाएंगे। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करती है, कंबाइंड होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मेटल के साथ। देखिए यहाँ पे मेटल के साथ ये रिएक्ट करके मेटल नाइट्राइड फॉर्म करती है, मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल नाइट्राइड फॉर्म करती है। तो देखिए जितने भी मेटल है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं। जैसे ये लिथियम है,
मैग्नीशियम है, ये क्या है आपकी रिएक्शन मैंने बताया था हाई टेम्परेचर पे होती है, तब क्या होगा लिथियम Li3n फॉर्म होगा और Mg3n2 फॉर्म होगा। तो ये लिथियम नाइट्राइड है, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है। ये नाइट्राइड जो होते हैं वो आपके आयनिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? आयनिक नाइट्राइड होते हैं और इसके लिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे आपको ये मेंशन करना ही पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होती है और आयनिक नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। अब जितने भी नॉन मेटल के साथ नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेगी तो वो कोवेलेंट आपके नाइट्राइड फॉर्म करेगी। तो देखिए नाइट्रोजन आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, ठीक है। इन दोनों के साथ ये रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये अमोनिया फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये अमोनिया प्रिपरेशन का मेथड है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के रेशियो में ये रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन को हम, इस प्रोसेस को हम हार्बर प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्बर प्रोसेस। अमोनिया फॉर्मेशन का एक कमर्शियल मेथड है ये, ओके। अब देखिए ये एक्चुअल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट भी इवॉल्व होती है, ठीक है। अब जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ये भी बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन जो है ये रिएक्शन आपको लाइटिंग के टाइम मिलती है, लाइटनिंग के टाइम मिलती है ना। एटमॉस्फेयर में जब बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन जो है उस हाई टेम्परेचर पे बिजली कड़कती है तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तब नाइट्रोजन जो है वो रिएक्टिव हो जाती है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसके लिए टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए? 3300 डिग्री सेल्सियस। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे ये नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड फॉर्म करती है। लेकिन ये भाई साहब नाइट्रिक ऑक्साइड जो फॉर्म हुए हैं ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। ये फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करेंगे? आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देंगे, क्लियर। और ये रिएक्शन जो होती है वो मैंने आपको बताया कि हाई टेम्परेचर पे होती है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ओके। आगे देखते हैं हम। अभी नाइट्रोजन के यूजेस देख लेते हैं हम क्या करते हैं। देखिए नाइट्रोजन के यूजेस क्या है। अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में मैंने बताया था हार्बर प्रोसेस में नाइट्रोजन से अमोनिया बनाई जाती है। ये अमोनिया क्या काम आती है? फर्दर इससे फर्टिलाइजर बनाया जाता है। अमोनिया से कौन सा फर्टिलाइजर मिलता है? बहुत सारे फर्टिलाइजर मिलते हैं, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट हो गया, आपका यूरिया हो गया, ये देखिए अमोनियम नाइट्रेट है, ये यूरिया हो गया, मतलब नाइट्रोजन के जितने भी फर्टिलाइजर है वो बनाए जाते हैं, ये सारे। अब एक्चुअल में ये इंडस्ट्रियल केमिकल CaCN2 बनाने के काम में लिया जाता है। इस CaCN2 को क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम, ये कैल्शियम साइनेमाइड है। कैल्शियम को थोड़ा सा सही कर देते हैं, हमने कैल्शियम सही नहीं लिखा है, चलिए फिर से देखते हैं इसको। कैल्शियम, ओके। अब देखिए इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए भी नाइट्रोजन को काम में लिया जाता है। आपने बचपन में पढ़ा था कि जितने भी फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं एक्चुअल में, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो रेंसिडिटी क्रिएट करते हैं। तब हम क्या करते हैं, जितने भी पैकिंग ये फैट और ऑयल कंटेनिंग मतलब फूड आइटम होते हैं उसको जब हम पैकेजिंग करते हैं उसकी, तो एक्चुअल में ये आप पैकेट बनाते हैं जितने भी, तो क्या करते हैं उसमें नाइट्रोजन को डाला जाता है, गैस को, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है और नाइट्रोजन जो है वो एक्चुअल में कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है? इनर्ट एटमॉस्फेयर, जिससे ये फैट और ऑयल कंटेनिंग जो फूड होता है जैसे चिप्स हो गई वगैरह, तो ये एक्चुअल में स्पॉइल नहीं होती है, रेंसिडिटी से बच जाती है। ये रेफ्रिजरेंट की तरह काम में ली जाती है, ठीक है, मतलब ये कूलिंग एजेंट की तरह काम में लिया जाता है, रेफ्रिजरेंट होती है। ये क्रायो सर्जरी के अंदर भी काम में लिया जाती है ना। तो इसको क्रायो सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, एक्चुअल में बहुत सारे आपके सर्जरी होती है जो कम टेम्परेचर पे करवाई जाती है, वहाँ यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेंट में ये क्या करते हैं, आपका बायोलॉजिकल मटेरियल जो है उसको प्रिजर्व करने के काम में ली जाती है।
मटेरियल को प्रिजर्व किया जाता है। अब ये जो आपका जो बायोलॉजिकल मटेरियल जो प्रिजर्व किए जाते हैं जैसे टिश्यूज वगैरह, वो आपका लिक्विड नाइट्रोजन पे किए जाते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर 196 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस है ना, -196 डिग्री सेल्सियस पे सभी ये हम आपके टिश्यूज जो हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं उनको हम इस पे प्रिजर्व करते हैं। आगे देखते हैं हम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनिया के बारे में। अमोनिया की प्रिपरेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके यूजेस देखेंगे। फिर हम देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम नॉक्स बोलते हैं। तो एक्स की वैल्यू चेंज होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉक्स। फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो सब समझेंगे। फिर लास्ट है आपका HNO3। HNO3 की प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस, ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं हम अमोनिया। अमोनिया के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम बात देखिए। तो अमोनिया को हम प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले अमोनिया को यूरिया से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर अमोनियम सॉल्ट से प्रिपेयर करते हैं। तो अमोनियम सॉल्ट हमारे पास में, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ये अमोनिया को यूरिया से प्रिपेयर करते हैं। तो ये अमोनिया यूरिया से प्रिपेयर होती है। तो आपने टॉयलेट के अंदर देखा होगा, टॉयलेट में आपको बहुत बुरी बदबू आती है, ठीक है। तो आप जब यूरिया क्या होता है एक्चुअल में, एक्सक्रीशन हम करते हैं यूरिया का, तो वहाँ बदबू क्यों आती है, क्योंकि ये यूरिया जो एक्चुअल में डिकम्पोज होकर अमोनिया फॉर्म करता है और उस अमोनिया की ही वो बदबू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअल में यूरिया के डिकम्पोजिशन से अमोनिया आपको मिलती है। ओके, नेक्स्ट है अमोनियम सॉल्ट से। तो अमोनियम सॉल्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो NH4 होल ट्वाइस SO4, ये है अमोनियम सल्फेट, दूसरा है आपका अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों सॉल्ट है। अब इन सॉल्ट की हम क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इनकी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए ये आपका अमोनियम सल्फेट है, इसकी हम बेस NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपका अमोनिया फॉर्म हो जाएगा। दूसरा सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, इसकी जब रिएक्शन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, इससे करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तब भी आपको अमोनिया मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके सॉल्ट की रिएक्शन आपको करवानी है बेस के साथ में, क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्बर प्रोसेस। ये हार्बर प्रोसेस कब यूज किया जाता है, जब लार्ज अमाउंट में अमोनिया प्रोडक्शन करना होता है। तो ये कमर्शियल मेथड है, अमोनिया प्रोडक्शन करने का एक कमर्शियल मेथड है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए तो ये आपका यूरिया से हो गया, ये आपका यूरिया से हो गया, अमोनियम सॉल्ट से हो गया। अब बात करते हैं हार्बर प्रोसेस से। हार्बर प्रोसेस में क्या होता है, हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसको 1:3 के रेशियो में लेते हैं। अब ये रिएक्शन जो है आपका अमोनिया फॉर्मेशन करती है, लेकिन ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसको एक्चुअल में रिवर्सिबल रिएक्शन को आपको एक्चुअल में यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की आपकी कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। तो देखिए ये जो रिएक्शन होती है उसके लिए टेम्परेचर को हमको मेंटेन रखना पड़ता है, मतलब एक एक्यूरेट टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। तो टेम्परेचर हम रखते हैं 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरी बात है प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर को हम हाई रखते हैं, प्रेशर हाई रखते हैं। कैटलिस्ट हम कौन से यूज करते हैं, हम कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड Fe2O3, और हम यहाँ पे यूज करते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम एक्टिवेटर होता है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे एल्यूमिना भी यूज करते हैं, एल्यूमिना एंड K2O, ये सब भी यूज करते हैं, ये भी आपके कैटलिस्ट ही होते हैं। तो हम प्रोसेस को देख लेते हैं। देखिए ये हार्बर प्रोसेस का ये पूरा प्रोसेस का फ्लो चार्ट है। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, ड्राई नाइट्रोजन को एंटर करवाया, इधर से हाइड्रोजन, ड्राई हाइड्रोजन को एंटर करवाया। कहाँ पे करवाया, कंप्रेसर में, जहाँ पे हमने प्रेशर कितना रखा है, हाई प्रेशर है ये 20 मेगा पास्कल है। कितना है, 20 मेगा पास्कल। इतने प्रेशर पे हम क्या करेंगे,
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों गैस को कंप्रेस करेंगे। ठीक है, इन दोनों गैस को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद में क्या होगा, आप इसको सप्लाई कर देंगे कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, मतलब कैटालिटिक जो कन्वर्टर होता है, यहाँ कैटालिस्ट है उस चैम्बर में जहाँ पे कैटालिस्ट रखा हुआ है, वहाँ पे इस कंप्रेस्ड गैस को आप सप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब उसमें क्या है, आपका एल्यूमिना भी है, K2O भी है, Fe2O3 भी है और मोलिब्डेनम भी है। ये सारे क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, मतलब N2 और H2 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहाँ पे टेम्परेचर को आप स्ट्रिक्टली 700 डिग्री सेल्सियस आपको रखना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि देखिए ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो देखिए H2 जो है वो N2 से रिएक्ट करके 2NH3 फॉर्म करती है और बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है इस रिएक्शन में। अब क्या होता है, जब आप यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है और यदि आपने सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इस बढ़े हुए टेम्परेचर के इफेक्ट को कम करने के लिए ली शैटेलियर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है और आपको प्रोडक्ट कम मिलेंगे और आपके रिएक्टेंट जो है वो अनरिएक्टेड ऐसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको टेम्परेचर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखना पड़ता है। तो टेम्परेचर जो है वो आपको ज़्यादा नहीं रखना है, 700 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रखेंगे। और प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से एक्चुअल में रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ प्रेशर का इफेक्ट कम हो, मतलब जहाँ पे वॉल्यूम कम हो उस डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, इधर वॉल्यूम कम है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन प्रेशर बढ़ाने से आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, अमोनिया फॉर्म हो जाएगी। लेकिन सारी अमोनिया जो है वो एक्चुअल में सारी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन जो अमोनिया में कन्वर्ट हो गई वो एक्चुअल में लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से एक पाइप के थ्रू जो है यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन एक दूसरे कंटेनर में मिल गई। अब साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, आपकी अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी आपके पास में रहेगी। उसको आप, ये तो लिक्विड नाइट्रोजन इसमें है, अब आप जो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है उसको फिर से इस दूसरे पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ पे हम फिर से कैटालिटिक कन्वर्टर में पंप करवा देते हैं। यहाँ से ऐसे होते हुए ये फिर पंप है, ये फिर से हम यहाँ पे कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये कैटालिटिक चैम्बर है उसमें हम फिर से रिएक्शन के लिए डाल देते हैं। तो ये आपका हार्बर प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए अमोनिया की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अमोनिया की प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी होती है, देखिए अमोनिया का शेप जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। अमोनिया का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। तो देखिए अमोनिया को हम लिखते कैसे हैं, NH3 से लिखते हैं। अमोनिया का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2H2 2P3। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे अमोनिया को, ये आपका 2H2 2P3। ओके, तो अमोनिया का ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और ये लॉन पेयर जो है वो अमोनिया के पास में एज इट इज पड़ा रहेगा। तो 1 लॉन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर ये मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे और एक लॉन पेयर होने की वजह से इसका जो शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, ओके, तो ये शेप जो है ट्राइगोनल पिरामिडल है। यहाँ बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होता है, 107 डिग्री 8 डैश ये होता है। अब देखिए जब लॉन पेयर एक भी नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, यदि 4 बॉन्ड पेयर होते हैं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि आपके पास 2 लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है तो आपका वी शेप स्ट्रक्चर होगा। ओके, अब अमोनिया की आप प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये कलरलेस होती है, पंजेंट स्मेल होती है, बहुत तीक्ष्ण गंध होती है इसकी। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से ये हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है। इसीलिए देखिए आपको इसको बायोलॉजी से मैं जोड़ देता हूँ एक बार। बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि जितने भी मतलब हम लोग होते हैं, ह्यूमन बीइंग वगैरह होता है, वो अमोनिया का सिक्रीशन नहीं करते हैं। एक्चुअल में अमोनिया का सिक्रीशन करने के लिए क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या है, यदि ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, यदि हम अमोनिया को सिक्रीट करते तो हम बहुत ज़्यादा पानी पीते और हमारे बॉडी से वाटर लॉस हो जाता। ठीक है, इसलिए हम यूरिया का
सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। इसके लिए कम वाटर चाहिए क्योंकि अमोनिया हाईली सॉल्युबल है वाटर में, है ना, तो इसकी सिक्रीशन के लिए पानी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं क्योंकि वो क्या है, पानी में ही रहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अमोनिया की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आगे। देखिए अमोनिया जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। क्यों एसिड के साथ रिएक्ट करता है? क्योंकि ये भाई बेसिक होती है नेचर में। कैसी नेचर है इसकी? बेसिक नेचर है, इसलिए बेसिक नेचर है, ये बेस है, ठीक है। एसिड से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगी? सॉल्ट फॉर्म करेगी, ठीक है। ये क्या है? बेस होती है, बेस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करती है मेटल के साथ में। मेटल के साथ क्या करती है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। देखिए सबसे पहले हम इसकी ये रिएक्शन देखते हैं कि एसिड से रिएक्शन देखते हैं। देखिए मैं पहले वाटर के साथ रिएक्शन दिखा देता हूँ आपको। अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है, हमने अभी देखा। ये क्या बनाएगी? आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगी। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो NH+ की फॉर्म में होता है और OH- की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इस OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से अमोनिया जो है बेसिक होती है, ठीक है, बेसिक नेचर होता है। अब ये एसिड के साथ रिएक्शन करती है। किसके साथ रिएक्शन करती है? एसिड के साथ। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है एसिड HCl से रिएक्शन करके क्या बना देगा? आपका सॉल्ट बना देगा, NH4Cl प्लस ये HOH से रिएक्ट करके H2O फॉर्म करेगा। अब ये दूसरा हम रिएक्शन देखते हैं, ये हो गई। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करती है मेटल के साथ में। तो अमोनिया जो है एक्चुअल में क्या होती है आपके, ये एक्चुअल में लुईस बेस होती है। कैसी होती है? लुईस बेस होती है। ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देती है सेंट्रल एटम को, ठीक है। तो ये लिगेंड होते हैं। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं लिगेंड। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है किसको? सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम जो है आपका मेटल एटम है, उसको दे देती है। तो अमोनिया का देखिए आप, हम बात करते हैं मेटल के साथ में रिएक्शन। तो मेटल जैसे ये Copper+2 है, इससे अमोनिया रिएक्ट करके क्या बनाएगी? अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी। तो यहाँ पे आप ये 4 अमोनिया के, इसको लिगेंड बोलते हैं। तो 4 अमोनिया रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? एक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करेंगे, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेंगे इस तरीके से, ओके। इसका कलर जो होता है वो डीप ब्लू कलर होता है। कैसा होता है? डीप ब्लू। दूसरा है, हम बात करते हैं अब इसकी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ काम रिएक्ट करती है और मेटल आयन के साथ में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करती है। हो गया ये। अब अमोनिया आप देखिए दूसरी रिएक्शन देखते हैं AgCl के साथ में, ठीक है। AgCl का आपको पता है कैसा प्रेसिपिटेट होता है? ये वाइट प्रेसिपिटेट की होती है। जब अमोनिया इससे रिएक्ट करती है तो यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है AgNH3 होल ट्वाइस, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्म करती है और ये Cl, ये जो आपका वाइट कलर के बाद में ये AgCl का वाइट कलर होता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है। जब ये इससे रिएक्ट करती है तो ये एक्चुअल में सॉल्युबल हो जाती है और कलरलेस हो जाती है, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद में कलरलेस में बदल जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिएक्शंस होती है, जो मेटल के साथ अमोनिया की रिएक्शन होती है, ये यूज करते हैं हम मेटल आयन के डिटेक्शन में, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेटल आयन के डिटेक्शन में काम में आती है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं ये प्रॉपर्टीज होगी। देखिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टीज है, हाईली सॉल्युबल वाटर में होती है, मैंने आपको समझा दिया। ये अमोनिया एसिड के साथ रिएक्ट करके देखिए क्या बना रही है? सॉल्ट फॉर्म कर रही है। ये मेटल आयंस के साथ रिएक्शन में, इस रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है आपकी। ये अमोनियम, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट कर रहा है? ये मेटल सॉल्ट से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर आपकी अमोनिया वाटर के साथ में, मतलब आपका अमोनिया इन वाटर क्या फॉर्म करेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्वस सॉल्यूशन अमोनिया का मेटल सॉल्ट के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये एक्चुअल में प्रेसिपिटेट आउट कर देगा उनको। तो देखिए मेटल सल्फेट जो है आपका, जैसे जिंक सल्फेट है, क्या है ये? जिंक सल्फेट है। तो जिंक सल्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, मतलब आपकी अमोनिया इन वाटर रिएक्ट करके क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना देगी। ये प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा वाइट कलर का। अब यही अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपकी FeCl3 के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है। तो ये आपकी FeCl3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी? आपका ब्राउन कलर का हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड फॉर्म करेगी, Fe2O3.XH2O। ये आपने देखा होगा, तो ये रस्ट का भी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसका ब्राउन प्रेसिपिटेट, तो ये एक्चुअल में रस्ट भी है एक तरह से। तो आयरन क्लोराइड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगी? रस्टिंग कर रही है। ये देखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला रस्टिंग का दिख रहा है ना, है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये रिएक्शन हो गई। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपके मेटल आयंस के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं। इनका कलर भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ अभी। तो ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम अमोनिया के यूजेस। देखिए यूजेस क्या क्या है अमोनिया के। देखिए ये एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब अमोनिया से फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। तो मैंने अमोनिया से कैसे कैसे फर्टिलाइजर होते हैं? अमोनियम नाइट्रेट मिलता है आपको, सबसे पहला है। दूसरा यूरिया है आपका, ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। थर्ड आपको फर्टिलाइजर जो मिलता है वो कौन सा होता है? देखिए अमोनियम फॉस्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ठीक है। ये सारे भी आपके फर्टिलाइजर होते हैं। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये भी आपको मिलते हैं। अब देखिए इससे क्या होता है कि हम HNO3 की मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है। अमोनिया से इनऑर्गेनिक कंपाउंड HNO3 की मैन्युफैक्चरिंग करने के काम में लिया जाता है। ये एक रेफ्रिजरेंट की तरह काम में आता है, मतलब ये कूलिंग एजेंट की तरह काम में आता है अमोनिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमोनिया। अब हम बात करते हैं नॉक्स की। क्या बात करते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की, है ना। उसको हम बोलते हैं नॉक्स। चलिए अब देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, है ना। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉक्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? नॉक्स होते हैं। देखिए तो नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड जो होते हैं वो NOx बोले जाते हैं, नॉक्स। अब नाइट्रोजन के नॉक्स जो है, देखिए नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनाता है? तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बनाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है, +3 में बनाता है, +4 में बनाता है, +4 में 2 ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, और फिर ये +5 में बनाता है। तो इन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया था कि नाइट्रोजन के हाइड्राइड होते हैं वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, और ऑक्साइड जो होते हैं वो सारे ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड फॉर्म करता है वो है N2O, ठीक है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये फॉर्म करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, +3 में करता है N2O3, +4 में ये करता है NO2। ये NO2 जो है वो देखिए डाइमराइज होता है, आपको पता हो तो इस तरीके से ये डाइमर फॉर्म करता है N2O4 में, ठीक है। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही होती है। अब हम बात करते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये N2O5 बनाता है। तो इस तरीके से 5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। मैंने आपको पहले बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही कि नाइट्रोजन के सारे ही ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, लेकिन केवल 2 ऑक्साइड को छोड़ के, वो 2 ऑक्साइड कौन से थे? N2O और NO, ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? एसिडिक 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 एसिडिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए
बाकी सब क्या होंगे, एसिडिक। अब देखिए ये जो दोनों ऑक्साइड्स होते हैं नॉक्स N2O और NO, ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। N2O3 जो है वो ब्लू कलर का होता है। N2O4 जो है वो आपका N2O4 आपका फिर से कलरलेस होता है। ठीक है, कैसा होता है, कलरलेस N2O4 होता है। और NO2 जो है वो आपका ब्राउन होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। N2O5 फिर से कलरलेस। तो आपको सिर्फ दो का कलर याद रखना है, एक तो आपका N2O3 कलर होता है उसका, और दूसरा आपका होता है NO2 का कलर। ठीक है, ये दो ऑक्साइड के कलर होते हैं, बाकी सारे आपके कलरलेस होते हैं। अब आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मीनिंग होता है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो देखिए ये दोनों ऑक्साइड कौन कौन से हैं, चलो स्ट्रक्चर में हम इस चीज को देख लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो मैंने आपको बताया था इस नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होते हैं, एक तो होता है आपका NO और दूसरा होता है आपका NO2। इन दोनों के पास में एक इलेक्ट्रॉन जो होता है अनपेयर्ड होता है, इसलिए इनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं हम इसको, पैरामैग्नेटिक। तो देखिए सबके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड जो होते हैं लीनियर शेप में होते हैं, बहुत सारे ऑक्साइड प्लेनार शेप में होते हैं, केवल एक ही ऑक्साइड जो होता है एंगुलर शेप में होता है, और वो आपका है NO2। ये क्या है, एंगुलर शेप का होता है। और N2O और NO ये दोनों ऑक्साइड जो होते हैं लीनियर होते हैं। बाकी सारे ऑक्साइड जो होते हैं नाइट्रोजन के अदर नॉक्स, वो आपके प्लेनार स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, प्लेनार स्ट्रक्चर होता है। जितने भी प्लेनार स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं उसमें नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4। इस तरीके से एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड, और दूसरा एक नाइट्रोजन से बॉन्ड। इस तरीके से नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जनरली एक, यदि 2 ऑक्सीजन है आपके पास में तो नाइट्रोजन जो है एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और दूसरे से सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, ओके। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम नॉक्स के स्ट्रक्चर को। ये हमारे पास नॉक्स है, तो मैं आप सबसे पहले आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड की बात करता हूँ, N2O। मैंने बताया ये कैसे होता है, लीनियर होता है, लीनियर शेप का होता है। तो इसमें N डबल बॉन्ड O ये स्ट्रक्चर होता है। इनमें आपस में रेजोनेंस भी चलता है। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ होती है, ऑक्सीजन की तरफ होती है। इस बॉन्ड की शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ होती है। नाइट्रोजन के लॉन पेयर की जो आपकी शिफ्टिंग कहाँ होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ जाता है। तो ये जो है नाइट्रोजन के पास में इस तरीके से 2 बॉन्ड पेयर है। तो आपका एक ऐसे का ऐसा बचा रहेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा N, या सिंगल बॉन्ड O के पास में अब कितने बॉन्ड हो गए, सॉरी इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो ये N2O जो है लीनियर शेप है। कैसा है ये, लीनियर। अब देखिए अब बात करते हैं NO की। NO का स्ट्रक्चर भी लीनियर है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से एक डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, और इसके पास में ये आपके एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, NO और NO2 तो पैरामैग्नेटिक होता है। तो आपका यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास में ये 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऐसे आपको मिल गए। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास में। अब ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में भी जा सकता है। कैसे जा सकता है, रेजोनेंस से।
तो नाइट्रोजन के पास में भी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आप शो कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप एज इट इज बॉन्ड रखते हुए इसको शो कर सकते हो। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर। अब हम बात करते हैं, ये दोनों हो गए लीनियर, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाएगा, ये +2 में। अब बात करते हैं +3 के अंदर, +3 में N2O3, ठीक है। जितने भी नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड्स है ना, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, सारे ही प्लेनार नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? प्लेनार, ठीक है, याद रखना, प्लेनार नेचर के। एक ही ऑक्साइड एंगुलर होता है NO2। तो देखिए यहाँ पे अब जितने भी डाइऑक्साइड्स आप लिखेंगे, अब इसके बीच में आप ये भी लिखेंगे N2O4 और एक लिखेंगे N2O5। तो N2, N2 और N2, ठीक है। ये तीनों क्या है? डाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये सारी प्लेनार स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? प्लेनार, प्लेनार। यहाँ पे एक एक ऑक्सीजन बढ़ रही है, यहाँ पे इनके पास में क्या हो रहा है? एक एक ऑक्सीजन बढ़ रही है, 3, 4 और 5। देखिए, तो जो प्लेनर स्ट्रक्चर के होते हैं वो कैसे, कितने बॉन्ड फॉर्म करते हैं? 4 बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एक तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है ऑक्सीजन से, एक सिंगल बॉन्ड से, और दूसरा ये जो है ना, ये अदर नाइट्रोजन से फॉर्म करता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है अदर नाइट्रोजन से कब करेगा और बीच में ऑक्सीजन कब आएगा। इस कंडीशन में ऑक्सीजन भी बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन से भी फॉर्म कर सकता है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से भी फॉर्म कर सकता है। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए N2O3 का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से बॉन्ड फॉर्म किया, N2 बन गया। अब आपके पास में 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से। इस नाइट्रोजन से शो करो, दूसरा यहाँ पे आप डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन बना दो, ठीक है। ये हो गया N2O3 प्लेनार स्ट्रक्चर। N2O4 का स्ट्रक्चर देखिए, वापस N, देखिए यहाँ पे एक गुंजाइश से एक आपका ऑक्सीजन और आएगा, आ सकता है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन और आ सकता है, तभी तो नाइट्रोजन का आपका N2O4 बन सकता है। तो इस तरीके से देखिए, ये और ये हो गया, ये हो गया आपका प्लेनार N2O4। अब आपको N2O5 लिखना है, तब आप क्या करेंगे? नाइट्रोजन आपके 4 बॉन्ड बना सकता है, 2, 3 और 4 ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी ये हो चुका है, यहाँ पे भी पूरा ऑक्यूपाई हो चुका है। अब ऑक्सीजन कहाँ ऐड होगा? इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में ऐड होगा, ठीक है। तो हम इस दोनों नाइट्रोजन के बीच में भी एक ऑक्सीजन डाल देंगे, NON। ओके, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया। अब वापस यहाँ पे 2 और उधर भी 2 जो है आप बना के इसको बता सकते हैं। ये हो गया आपका N2O5, ये भी आपका प्लेनार स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं, लास्ट ऑक्साइड है NO2। इसका शेप कैसा होता है? एंगुलर शेप होता है, ठीक है, V शेप होता है, बेंट होता है ये। तो देखिए इस तरीके से एक सिंगल बॉन्ड से और एक डबल बॉन्ड से ये फॉर्म करता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको जब 2 ऑक्सीजन फॉर्म करने होते हैं नाइट्रोजन से, तो एक डबल बॉन्ड से और एक सिंगल बॉन्ड से आप बताएंगे। क्लियर? अब देखिए ये जो होता है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड। तो नाइट्रोजन के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होता है। ओके, ये हो गया। अब रेजोनेंस में आप क्या करोगे? 2 बॉन्ड को उधर ले जाओ, सिंगल बॉन्ड को इधर ले जाओ, रेजोनेंस दिखा दो। यहाँ पे भी आपको रेजोनेंस, देखिए ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको मिटा दो यहाँ से, ठीक है। अब देखिए आपको रेजोनेंस के लिए क्या करना है? यहाँ से डबल बॉन्ड इधर ले लो, इधर से सिंगल बॉन्ड इधर ले लो, ठीक है। ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ से रेजोनेंस हो सकता है एक स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड यहाँ शो करेंगे एक बार यहाँ पे सिंगल बॉन्ड शो करेंगे। यहाँ पे भी रेजोनेंस आप दोनों में दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे? डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करो, सिंगल बॉन्ड इस तरफ, डबल बॉन्ड इस तरफ, सिंगल बॉन्ड इस तरफ, ठीक है। ओके, इस तरीके से आप रेजोनेंस भी दिखा सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो एक एक मेथड जो है आपकी बुक में दे रखा है, उसको तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए इसको हम देख लेते हैं।
देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे N2O प्रिपेयर करते हैं हम अमोनियम नाइट्रेट से। अमोनियम नाइट्रेट का सीधा थर्मल डिकम्पोजिशन कर देंगे हम, ठीक है, तो आपको N2O मिल जाएगा। तो ये अमोनियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से N2O मिल जाता है। NO के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम नाइट्राइट, फेरस सल्फेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इन तीनों की रिएक्शन करने से आपको NO मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। N2O3 आपको कैसे मिलेगा, जब NO की N2O4 से रिएक्शन कराएंगे, जब NO की N2O4 से रिएक्शन कराएंगे N2O3 फॉर्म हो जाएगा। NO2 फॉर्म होगा आपका लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से। लेड नाइट्रेट की 673 केल्विन पर जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपको NO2 मिलेगा, ठीक है। अब N2O4 मिलेगा NO2 के डाइमराइजेशन से। तो आप जब टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे तो NO2 डाइमराइज हो जाएगा, कूल करने पर N2O4 मिल जाएगा। ये डाइमराइज क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये बैंड शेप का होता है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि ये आपका इस तरीके से डाइमर फॉर्म कर देता है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे NO2 के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन करके, ये जब आप कूल करते हो तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है इनके बीच में और डाइमर में कन्वर्ट हो जाता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखिए N2O5 आपको ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे P4O10 की रिएक्शन करवाएंगे आप NaNO3 से, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा N2O5, HNO3 है, सॉरी ये क्या है, HNO3 है। इस HNO3 की P4O10 से रिएक्शन करवाएंगे तो N2O5 मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन से आपकी। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए अब हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 के प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। नाइट्रिक एसिड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहला है ऑक्सो एसिड है H2N2O2, ठीक है, इसको हम हाइपोनाइट्रस एसिड बोलते हैं, हाइपोनाइट्रस एसिड, ये ऑक्सो एसिड है। दूसरा ऑक्सो एसिड है HNO2, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तीसरा है HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, ठीक है, इसी के प्रिपरेशन की बात करते हैं। हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, आप इसको पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट के कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका NaNO3 है, ये आपका सोडियम नाइट्रेट है। जब इसकी रिएक्शन कौन H2SO4 से होती है तो ये आपका क्या बनाएगा, HNO3 फॉर्म करेगा, ठीक है, ये आपका एक H ये NO3 के साथ, और दूसरा बनाएगा NaHSO4, ठीक है, आपको HNO3 मिल गया यहाँ से। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, ये लैब मेथड है, ठीक है, लैब में इसको प्रिपेयर की जाती है। अब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस, है ना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ HNO3। तो चलिए हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस को समझते हैं। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका ये हम बनाते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस।
इस ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम अमोनिया से HNO3 फॉर्म करते हैं। अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं एयर के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन 1:10 के रेशियो में की जाती है, 1:10 के रेशियो में ये रिएक्शन करवाते हैं। अब अमोनिया और एयर इन दोनों को हम कन्वर्टर में डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं कन्वर्टर, ठीक है। इस कन्वर्टर में हम इसको भेज देते हैं। तो यहाँ पे अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी कन्वर्टर में, और ये फॉर्म करेगी आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। इस नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन के बाद में हम क्या करते हैं, इसको देखिए, ये जो रिएक्शन है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ये इस कन्वर्टर में हम यूज करते हैं प्लेटिनम आपका कैटलिस्ट और रोडियम कैटलिस्ट फॉर्म यूज करते हैं। और इस कन्वर्टर का टेम्परेचर जो है वो रखा जाता है कन्वर्टर में, ये रिएक्शन के यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको, 500 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होता है इसका। और इसका प्रेशर जो है वो 9 बार प्रेशर रखा जाता है इसमें। तब ये रिएक्शन होती है आपकी NH3O2 से रिएक्ट करके NO फॉर्म करता है। क्लियर? ये रिएक्शन जो है वो आपकी एक्चुअल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब आपको ये टेम्परेचर जो है रिएक्शन मिक्सचर में जब ये फॉर्म होता है NO, तो टेम्परेचर आपको बढ़ाना नहीं है, इसको 500 मेंटेन रखना है। नहीं तो क्या होगा, ली शैटेले के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्चुअल में फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होने लगती है। तो हम टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, ओके। और प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा रखने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ने से उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा जहाँ वॉल्यूम कम हो। तो वॉल्यूम देखिए इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है, तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, NO की तरफ। अब कन्वर्टर में जब आपको NO मिल गया तो हम उसको एक्चुअल में कूलिंग पाइप से पास कर देते हैं और इस NO को हम कूल कर देते हैं, ठीक है। इसको कूलिंग कर देते हैं, कैसे? कूलिंग पाइप के अंदर से हम इसको पास करके। तो इस कूलिंग पाइप में टेम्परेचर जो रखा जाता है 325 केल्विन टेम्परेचर पे हम इसको ठंडा कर देते हैं। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कूल्ड NO मिल जाएगी, यहाँ पे NO कूल हो जाएगी। अब ये जब आपको कूल्ड NO मिली, अब हम इसको ऑक्सीडेशन चैम्बर में डाल देते हैं। कहाँ डालेंगे इस कूल्ड NO को? ऑक्सीडेशन चैम्बर। इस ऑक्सीडेशन चैम्बर में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। अभी आपके पास ये NO है ना, ये कैसी है, कूल्ड NO है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एयर सप्लाई करते हैं, ठीक है। एयर सप्लाई करने से क्या होगा, ये NO आपकी एयर से रिएक्ट करेगी, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड O2 से रिएक्ट करेगी और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देगी। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपकी यहाँ पे बन गई। अब इसके बाद में हम इसको एब्जॉर्प्शन टॉवर में डाल देते हैं। कहाँ पे डालते हैं? एब्जॉर्प्शन टॉवर में। ये एब्जॉर्प्शन टॉवर है। इसमें क्या करते हैं हम एब्जॉर्प्शन टॉवर में, यहाँ पे एक्चुअल में ऊपर से वाटर को स्प्रे करवाते हैं, है ना। तो यहाँ से NO2 आपकी आई और इधर क्या है, वाटर को स्प्रे करवाया जाता है। तो NO2 वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगी आपकी, और यहाँ पे क्या करते हैं हम ऑक्सीजन भी इसमें सप्लाई कर देते हैं। तो NO2 आपकी H2O और O2 से रिएक्ट करके फॉर्म करती है आपकी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, NO2 प्लस H2O प्लस O2, ये रिएक्ट करके आपकी HNO3 फॉर्म कर देती है। ये आपकी क्या फॉर्म करी, HNO3 फॉर्म कर देगी, ठीक है। ये HNO3 जो है, अब उसको हम कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका HNO3 बनाया। तो एब्जॉर्प्शन टॉवर जो है वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एसिड प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये एसिड इसको गला देगा। तो एसिड प्रूफ होना चाहिए, फ्लिंट से बना होना चाहिए, एसिड प्रूफ फ्लिंट या क्वार्ट्ज से मिलके बना होना चाहिए एब्जॉर्प्शन टॉवर की ये वॉल। नहीं तो एसिड उसको क्या कर देगा, कोरोड कर देगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, फर्दर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाते हैं, डिस्टिलेशन से। इसको डिस्टिलेशन करेंगे आप। इसको डिस्टिलेशन कब तक कर सकते हैं, 68% HNO3 आपको ऑब्टेन हो
तब तक आप इसका डिस्टिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसका डिस्टिलेशन से आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म कर देता है। तो फर्दर कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप क्या करेंगे, आप इसकी H2SO4 से रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। ये कौन के H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये वाटर को निकाल देगा और इसको 98% तक HNO3 को कॉन्सेंट्रेट कर देगा। आपको 98% HNO3 मिल जाएगा। तो 68% जो HNO3 आपको ऑब्टेंड होता है ये लैब ग्रेड HNO3 होता है, ठीक है। फर्दर हम उसको कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं H2SO4 से रिएक्शन करवा के, क्लियर। क्योंकि ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म करता है तो हम इसको डिस्टिलेशन से ऑब्टेंड नहीं कर सकते, मतलब फर्दर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। चलिए ये आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस हो गया। आगे देखते हैं हम, चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए ये हो गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये एक्चुअल में कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। लैब ग्रेड HNO3 में 68% HNO3 होता है। फिर एक्वस सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, ठीक है। क्योंकि ये जब आप HNO3 को वाटर से मिक्स करेंगे तो क्या बनाएगा, ये H3O+ फॉर्म करेगा और NO3- फॉर्म करेगा। तो ये H+ होता है आपका, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। चलिए तो ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में देखिए वाटर से रिएक्ट करके, पेन सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए वाटर से रिएक्ट करके H3O+ बनाया और नाइट्रेट आयन फॉर्म किया। अब इसका मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है ये। तो ये मेटल है आपके पास में कॉपर और जिंक, इन दो मेटल का एग्जांपल लेते हैं। तो हम HNO3 एक्चुअल में डाइल्यूटेड फॉर्म में भी ये रिएक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी रिएक्ट करता है। तो यहाँ डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों ही फॉर्म में रिएक्ट करके ये क्या करता है, मेटल नाइट्रेट फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा दोनों ही कंडीशन में और जिंक नाइट्रेट फॉर्म करेगा। साथ ही साथ जो बाई प्रोडक्ट होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के अंदर आपका कॉपर और जिंक ये दोनों एक्चुअल में क्या करते हैं, NO2 फॉर्म करते हैं। ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, NO2। लेकिन डाइल्यूटेड HNO3 के साथ दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ कॉपर रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और जिंक जो है वो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, N2O फॉर्म करता है। तो ये डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये नॉन मेटल का भी ऑक्सीडेशन कर देती है, मतलब मेटल के अलावा नॉन मेटल का भी ऑक्सीडेशन कर देती है। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है कि अगले की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। तो देखिए I2 जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, HiO3 के अंदर। I2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और HiO3 जो है वो आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। अब HNO3 कार्बन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में +4 में ऑक्सीडाइज कर देता है। सल्फर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में H2SO4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। P4 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में H3PO4 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए +5 में इसको कन्वर्ट कर देता है, ओके। और HNO3 खुद जो है NO2 के अंदर रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है HNO3। ये किस में रिड्यूस होगा, NO2 में रिड्यूस हो जाएगा। तो सब में आपको NO2 मिलेगा, ठीक है। तो ये +5 से +4 में रिड्यूस हो जाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट की, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट, देखिए ये ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है कि आपकी ये नाइट्रेट आयन के डिटेक्शन में काम में ली जाती है, ठीक है। नाइट्रेट आयन के डिटेक्शन में काम में ली जाती है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये एक्चुअल में Fe+2 आयन की एबिलिटी पे डिपेंड करती है जो नाइट्रेट आयन को नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस कर सके। तो ये नाइट्रेट आयन है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है। किसकी वजह से होता है, Fe+2 आयन की वजह से होता है, ठीक है। ये Fe+2 आयन कहाँ से आता है, FeSO4 से आता है, ठीक है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो फर्दर आपका
Fe+2 आयन से रिएक्ट करता है और एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म करता है, ये वाला। और ये जो है इस सब्सटेंस की वजह से, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आपको एक्चुअल में सॉल्यूशन और H2SO4 के इंटरफेस पर ब्राउन कलर की रिंग ऑब्टेंड होती है, ये वाली। तो इसी को हम ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन, और ये +2 की फॉर्म में आयंस है ना, तो इसको लिखते हैं, या फिर इसको +2 हटा देंगे तो यहाँ सल्फेट आ जाएगा। तो फिर आप क्या लिखेंगे कि पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन सल्फेट, ये आपका ब्राउन रिंग का नाम है। अब देखिए ये होता कैसे है। तो सबसे पहले Fe+2 को हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ मिक्स कर देते हैं। तो FeSO4 जो है वो क्या रखता है आपका, Fe+2 रखता है। अब यहाँ पे नाइट्रेट आयन कंटेनिंग कंपाउंड कौन है आपका, HNO3 को हमने डाल दिया अंदर FeSO4 के साथ में। तो FeSO4 क्या करेगा, इस NO3 इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, और क्या फॉर्म करेगा आपका, NO फॉर्म करेगा इसके अंदर। आप NO फॉर्म किया, अब आप क्या करेंगे, स्लोली एक टेस्ट ट्यूब और लेंगे जिसमें H2SO4 है। उस H2SO4 को क्या करेंगे, इसके टेस्ट ट्यूब के एक्चुअल में साइड से इसमें इसको डाल देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये नाइट्रोसिल आयन जो है वो आपके Fe+2 मतलब आयन से रिएक्ट करके, ये आपके H2SO4 है और ये आपका सॉल्यूशन है, दोनों की इंटरफेस पर एक ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म कर देगा। इस ब्राउन कलर की रिंग एक्चुअल में, यही ब्राउन कलर की रिंग फॉर्मेशन ये इंडिकेट करती है कि इसमें नाइट्रेट आयंस है। ओके, तो ये हो गया आपका HNO3 का परीक्षण। अब बात करते हैं हम यूजेस की। तो देखिए HNO3 का जो यूज है वो एक्चुअल में फर्टिलाइजर बनाने के काम में लिया जाता है। ये अमोनियम नाइट्रेट है, क्या है ये, अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्मेशन में इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये अमोनियम नाइट्रेट फर्दर क्या काम आता है, ये एक्चुअल में फर्टिलाइजर की तरह काम आता है। इसका एक्सप्लोजिव भी बनाए जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लोजिव जैसे आपने नाम सुना होगा TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, है ना, और नाइट्रोग्लिसरीन। और यह एक्चुअल में डायनामाइट भी बनाने के काम में आता है। तो इस तरीके से एक्सप्लोसिव बनाने के काम में आता है। यहाँ लिखा है ट्राई नाइट्रोटोलुइन और नाइट्रोग्लिसरीन, ये बनाने के काम में आता है। एक्चुअल में रॉकेट फ्यूल के लिए एक ऑक्सीडाइजर का काम करता है, ठीक है। अब ये मेटल की ईचिंग के भी काम में आता है। ईचिंग क्या होती है, एक्चुअल में मेटल की सरफेस पे डिजाइन बनाना, उसको हम ईचिंग कहते हैं। ये एक्चुअल में HNO3 के कोरोजन की वजह से होता है, कोरोसिव इफेक्ट की वजह से होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्चुअल में मेटल होते हैं, उसकी एक्चुअल में बहुत सरफेस पे डिजाइन बनी होती है, उस डिजाइन को हम क्या बोलते हैं, ईचिंग बोलते हैं। और ये स्टेनलेस स्टील की पीकलिंग के काम में आता है। पीकलिंग जो होता है एक्चुअल में क्या करते हैं, आपके जो स्टेनलेस स्टील की सरफेस पे कोई भी इम्प्योरिटी जमा हो जाती है, इम्प्योरिटी जैसे स्ट्रेन आपका जमा हो गया, स्टेन हो गया जमा वहाँ पे, है ना, और वहाँ पे एक्चुअल में रस्ट हो गई, तो उसकी सरफेस को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, HNO3 यूज करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पीकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो ये आपका लेसन समाप्त हो गया है। आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।